Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to this Sunday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual fund and related issues. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 23421050. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I'm S. Rangabashyam and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. Good evening, Subodh. नमस्कार रंगा और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23717106, 23314444 और 23421050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। पहले हेडलाइंस के साथ रंगाभाष्यम। The top stories. Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal expresses confidence that merchandise and services exports would touch $750 billion this year. And foreign investors pump in more than 9,400 crore rupees in the Indian capital markets in the first 3 days of this month. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विश्वास व्यक्त किया है कि इस वर्ष देश से वस्तु और सेवा निर्यात बढ़कर $750 अरब तक पहुंच जाएगा और विदेशी निवेशकों ने इस महीने के पहले 3 दिनों में भारतीय पूंजी बाजार में 9,400 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने विश्वास व्यक्त किया है कि इस वर्ष देश से वस्तु और सेवा निर्यात बढ़कर $750 अरब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में फरवरी तक का कुल निर्यात पिछले पूरे वित्त वर्ष के मुकाबले अधिक रहा है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में रायसीना संवाद में कहा कि संधारणीयता और गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देकर भारत आने वाले समय में निर्यात बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार गुणवत्ता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के प्रयास कर रही है और अब तक 440 उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए जा चुके हैं। श्री गोयल ने कहा कि अगले 2 वर्षों में सरकार गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों की संख्या बढ़ाकर 2000 तक करेगी ताकि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो। उन्होंने कहा कि देश में व्यापार और निवेश के लिए अनुकूल माहौल है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि खासकर सेमी कंडक्टर में निवेश के लिए कई कंपनियां सरकार से बातचीत कर रही हैं। And Subodh, it's actually really interesting and to know that as far as exports are concerned, we have already clocked more than $640 billion of exports in this financial year. So only the 2 months are remaining, February and March, wherein, with some kind of an effort, probably we will be able to cross over that threshold of $750 billion of, both including merchandise and services exports. Isn't it, Subodh? जी, और खास बात ये भी है रंगा कि अगर हम देखें तो हमारे निर्यात हम जिन देशों को करते हैं उनमें से कई देश अभी आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं और वाकई उसका असर हमारे यहाँ से वस्तुओं के निर्यात पर पड़ा है। लेकिन चूंकि हम सेवा के निर्यातक भी हैं और इस बार सेवा का निर्यात तो वस्तुओं के निर्यात से काफी ज्यादा है, उसका जो अनुपात है वो अधिक है, इसलिए हमारा ये आंकड़ा काफी अच्छा है और काफी संभावना है कि हम जो पीयूष गोयल जी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वहां तक शायद हम पहुंच पाएंगे।
Exactly. And if you see the national priorities are concerned, we currently have a share of 2.1% in global trade, and we want to achieve from 2.1 to 3% in the next 4 or 5 years, that is by 2027, and to have a 10% share of global trade by the year 2047. We, as we have been talking, that we have stepped into Amrit Kal, the 25-year, progressive period. So Amrit Kal culminating in the centenary of our independence in the year 2047. So by then, we expect our exports and foreign trade to be, 10% of global trade. So that seems to be a really ambitious target. But having said that, Subodh, I'm sure you will also agree that the rupee-dollar equation also has an impact on exports and imports, isn't it? बिल्कुल रंगा, आपने बिल्कुल सही कहा कि उसका असर तो पड़ता ही है। इसके अलावा भी जो हम दुनिया के हालात देख रहे हैं, उससे लगता है कि अगले कुछ समय में, आने वाले महीनों में वास्तव में परिस्थितियां काफी बेहतर होंगी। आइए, हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र जी, आपका स्वागत है। पहले कॉलर जुड़ गए हैं सवाल पूछने के लिए। के बजान साहब, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। हाँ जी, मार्केट मंत्रालय की टीम को बहुत बहुत नमस्कार। धीरेन्द्र जी को भी नमस्कार। जी नमस्कार। लॉन्ग टाइम बैक मैंने एक फंड में शिफ्ट किया हुआ, मैंने और मेरी वाइफ, वी आर सीनियर सिटीजन। तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड धीरेन्द्र जी ने भी रिकमेंड किया था और मेरे फाइनेंसर ने भी रिकमेंड किया हुआ था। 2015 से मैं इसको ऊपर रेगुलर शिफ्ट कर रहा था, मैंने कभी विड्रॉ नहीं किया। तो अभी मेरे फाइनेंसर ने बोला है, फाइनेंशियल एडवाइजर जो है, कि आई शुड स्टॉप दिस शिफ्ट एंड ही हैज रिकमेंडेड फॉर निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। तो मैं धीरेन्द्र जी से इनके व्यूज लेना चाहता हूँ, वेदर आई शुड कंटिन्यू विद एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एंड आई एम आल्सो हैविंग एक्सिस ब्लू चिप फंड शिप आल्सो। So what should I do? Should I discontinue with Axis Long Term Equity Fund and Nippon India Multi Cap Fund? Please. Yes, Dhirendra. What would you say? Axis Long Term Equity has little disappointing. Little disappointing is the key word. And if you look at the period through which you have invested, this fund has tied over all the lean period and made a big comeback. But I think it is all right to make this change, simply because you also have blue chip, and there could be a reasonable overlap from the same fund company's fund. So it is all right to be moving your money from here to the other FlexiCap fund. Right. Let's go across to Sanjay, and he joins us from Mumbai. Good evening, Sanjay, and welcome to Market Mantra. Hi, sir. I have two questions. First is, yes. Which asset class has most negative correlation with equity? And second question is, which category of debt fund has most negative correlation with equity? Okay. Yes, Dhirendra. Gold. Gold has the most negative. When there is calamity, when people are unsure about, when they get a feel that the world is coming to an end. And in 2008, the global financial crisis, we got this feeling firsthand. People were running for cover in fixed income with equity. And that was also the time when the financialization of gold, your ability to hold gold in a financial form, became possible not very long back then. And so that is what we see. When there is absolute chaos, then gold tends to stand up well. जी, अगले कॉलर है मुंबई से केशव। केशव, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। गुड इवनिंग सर। मैंने ऑलरेडी 5 साल पहले एक 5000 की SIP की हुई है और उस 3 लाख की वैल्यू भी 4.5 लाख हो चुकी है। तो मेरा जो इनकम है सर, वो टैक्स ब्रैकेट में मैं आता हूँ। तो टैक्स सेविंग के लिए मैंने PPF अकाउंट खोला हुआ है। मुझे टैक्स सेविंग फंड में इन्वेस्ट करना है या टैक्स सेविंग फंड में इन्वेस्ट ना करते हुए किसी और फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? मुझे इसके बारे में थोड़ा गाइड करें। पर मंथ 10,000 का SIP करना चाहता हूँ। थैंक यू। नहीं, अगर आपका टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करने से अगर आपका टैक्स बचता है तो जरूर करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि सबसे पहले तो एक तो आपका ये इक्विटी का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये अकेला ऐसा टैक्स सेविंग का जरिया है जिसके जो इक्विटी में इन्वेस्ट होता है पोटेंशियली आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा।
और उसको 3 साल जो लॉकिंग पीरियड है उससे लंबा देखिए, वो सोचिए कि आपकी 5 साल 10 साल वो पैसा पड़ा रहेगा, और ये जरूर करना चाहिए। तो और दूसरा टैक्स बचेगा, और जो टैक्स बचेगा वो आपकी एक तरह से आमदनी है। तो इसलिए ये टैक्स सेविंग फंड में 1.5 लाख रुपए का जो आपको इंटाइटलमेंट है, जो हर एक आदमी अवेल कर सकता है, तो जितना संभव हो सके उतना जरूर करना चाहिए जब तक आप इसका फायदा उठा सकते हैं। Right. Let's take a look at some of the news items also that we are tracking for you this evening. Foreign investors have pumped in more than 9,400 crore rupees in the Indian capital markets so far this month. Foreign portfolio investors, or FPIs, invested 8,939 crore rupees in the equities market and some 380 crore rupees in the debt market, and 156 crore rupees in the voluntary retention route of the debt market. On the other hand, FPIs pulled out 48 crore rupees from the hybrid market, taking the total net inflow in the Indian capital markets to 9,427 crore rupees in the first 3 days of March. Prior to this, FPIs had pulled 4,139 crore rupees out in February and 26,554 crore rupees in January this year from the Indian capital markets. ये अच्छे आसार दिख रहे हैं रंगा, अब इस महीने के पहले 3 दिनों में तो काफी अच्छे आंकड़े हैं। Exactly. आइए अब अगले कॉलर के पास चलते हैं। मुंबई से रवि हमारे साथ हैं। रवि, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हाँ, नमस्कार मार्केट मंत्र टीम और धीरेन्द्र सर को भी नमस्कार। हाँ, मुझे सर जानना है कि जैसे अभी बहुत से सेक्टरल फंड होते हैं, आईटी के हो गए, इंफ्रा, तो उनमें अगर अच्छा रुझान दिख रहा है आगे बढ़ने का, तो वो करना सही है कि मल्टी कैप जैसे कि डाइवर्सिफाई होता है उसमें ही जाना सही है? एक ये है। दूसरा ट्रैप्स के बारे में जानना है, TREPS ट्रैप्स, और एक है क्वांटम ELS टैक्स सेविंग फंड, उसके बारे में, उसमें जाना सही है या नहीं? एक तो कि मेरी हमेशा सलाह होती है कि अपने इन्वेस्टमेंट को सिंपल रखिए, और सिंपल रखने का सबसे पहला कदम ये है कि आप ऐसे फंड को, जिस उद्देश्य से आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, वो आपका पूरा होता है एक डाइवर्सिफाइड फंड से। और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको कुछ करना हो, अगर आप इस तरह के सेक्टोरल फंड में आपको तभी पैसा लगाना चाहिए जब आप अपना पोर्टफोलियो देखें, आपके पास 3-4 अगर फंड है, उसका पोर्टफोलियो देखें और आपको लगे कि किसी खास सेक्टर में कोई खासा दम है, कोई खासा ऐसा केस है जो कि जिसकी आपको खास जानकारी है, आप उसमें ज्यादा अपना एलोकेशन चाहते हैं और आपके फंड के जरिए वो नहीं मिल रहा, तब जरूर करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा कोई कारण दिखता नहीं है, और कोई ऐसा मुझे खास फंड ऐसा दिखता नहीं है, कोई ऐसा सेक्टर जो कि आपके मेन स्ट्रीम फंड में, अगर आप बैंकिंग फंड में लगाएंगे, आपके फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप का 1/3 पैसा उसमें पहले से लगा होता है। फार्मा फंड में लगाएंगे, वो भी प्रोमिनेंट कंपनियां रहती हैं, और जब उनमें पैसा नहीं लगा होना चाहिए तो नहीं लगती है। एक जो बड़ा डिसएडवांटेज सेक्टर फंड का है कि जब आप सेक्टर फंड में पैसा लगाते हैं तो चाहे जो हो जाए, सेक्टर में उछाल आए, का आउटलुक खराब रहे, लेकिन आपका पैसा लगा ही रहता है, क्योंकि यही आपका अंडरस्टैंडिंग है उस फंड में लगाने के लिए। तो आमतौर पे आप ज्यादा से ज्यादा अगर अपना अग्रेसिव थोड़ा पोस्चर लेना चाहते हैं तो थोड़ा पैसा, 15-20% पैसा अपना किसी स्मॉल कैप में लगाइए। आपके पोर्टफोलियो में उतार चढ़ाव थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन पोटेंशियली ज्यादा रिटर्न भी मिलेगा। लेकिन खास सेक्टर में कॉन्सेंट्रेट करना ये वाइज स्टेप नहीं है एक लॉन्ग टर्म पैसिव इन्वेस्टर के लिए। Yeah, and Dhirendra, let's also talk about the other question which Sanjay from Mumbai had put. Yeah, what was his third question? Yeah, he was saying that which type of debt fund has an inverse correlation with equity? Debt funds normally have an inverse correlation with equity, because when the outlook for when debt fund, fixed income funds, the interest rate goes up, that is actually a bad news for equity, and the converse is just as true. And only in the interim, when we see a decline, a rising interest rate, when they take a hit, so that's a broad understanding. But I think instead of trying to look at this correlation, I think one should
primarily you don't have a control on what will happen on the inflation, what will happen all over the world, what kind of event will trigger what situation. What you have a great control on, what you are most aware about is how upset you get when markets become extremely volatile. Should you be 50% into equity? Should you be 75% into equity? Or should you have no equity? These are decisions which you can take. You understand yourself better. You know your time frame. I think most important thing is your investment time frame and how upset you get. And how upset you get also changes with time. When you are 30-year-old, you may not get upset because you still have your working life ahead of you. But if you are 55-year-old and you're planning, retirement is on your mind, and you are faced with March 2020 and the market takes a 30% hit, you will get upset. So assess yourself and decide on the allocation and keep it simple. As I keep saying that, keep FlexiCap fund. Start with an aggressive hybrid, fund, or keep a short-term debt fund for all your fixed income allocation. A lot of gymnastics won't add any meaningful value, but it might cause great deal of anxiety. जी, अगले कॉलर हैं नोएडा से SPS जैन। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्कार जी, धीरेन्द्र जी। लास्ट संडे वी मिस्ड यू। ये SBI का डिविडेंड यील्ड फंड का NFO न्यू फंड ऑफर आया हुआ है जी, तो इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। इसकी कुछ आप कैरेक्टर्स बता सकते हैं? इसकी क्या सेफ्टी कितनी है, रिटर्न कितना है और टैक्सेशन किस तरह से होगा इसका? नहीं, टैक्सेशन इक्विटी फंड की तरह होगा। ये एक आम इक्विटी फंड है जो कि ऐसे स्टॉक में पैसा लगाएगा जहां पे डिविडेंड यील्ड थोड़ा हैंडसम दिखता है। डिविडेंड यील्ड से एक चीज स्थापित हो जाता है कि ये कंपनी केवल अच्छा ही नहीं कर रही है बल्कि उसके पास सरप्लस भी है और वो आपके साथ शेयर करेंगे। इस तरह के बहुत सारे फंड्स पहले से भी एग्जिस्ट करते हैं। ये एक अलग से कैटेगरी है। आप वैल्यू सर्च पे देखें, पहले से 6-7 फंड है और ये फंड कभी कभी बहुत अच्छा करते हैं और अधिकतर समय इनका परफॉर्मेंस कुछ FlexiCap जैसा ही है। और चूंकि अब फंड पे पाबंदी लग गई है कि आप इस तरह का ही फंड लॉन्च कर सकते हैं, हर एक कैटेगरी में एक ही फंड आपका हो सकता है, तो फंड कंपनियां देखती रहती हैं कोई जरिया कि आप फंड लॉन्च कर पाए। और हो सकता है कि कुछ समय ये अच्छा भी करे, लेकिन अगर इस फंड में आप पैसा नहीं लगा रहे हैं, अगर आपका पैसा मल्टी कैप, FlexiCap, स्मॉल कैप फंड में लगा हुआ है, तो आप कोई ऐसे, क्योंकि आप ये जो फंड है उनमें 2-4 ऐसे बड़े पोजीशन हो सकते हैं जिसमें कि अच्छा हैंडसम डिविडेंड यील्ड आ रहा हो और डिविडेंड यील्ड माना जाता है कि ये थोड़ा कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी है। लेकिन मैं बताऊं कि बाजार में जब बाजार गिरता है तो सब कुछ वैसे ही गिरता है, चढ़ता है तो सब कुछ वैसे ही चढ़ता है। अच्छे फंड की निशानी ये है कि थोड़ा कम गिरे और थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए, और डिविडेंड यील्ड से ये उम्मीद की जाती है। लेकिन डिविडेंड यील्ड फंड का एक ऐसा फेज भी आया था जिसमें लंबे समय तक ये एक मेन स्ट्रीम फंड को मैच नहीं कर पाता था। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि डिविडेंड यील्ड फंड, मुझे पहले 7-8 साल पहले काफी लोग ये सवाल पूछते थे, 1-2 फंड कंपनी का डिविडेंड यील्ड फंड जो कि हर साल डिविडेंड भी देता था, तो लोगों को लगता है कि डिविडेंड यील्ड फंड आपको डिविडेंड दिया करेगा। नहीं, ये वैसी कंपनियों में पैसा लगाएगा जहां पे कंसिस्टेंसी से डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड है और वो कंपनियां बढ़ भी रही हैं। ये प्राइमरी स्ट्रैटेजी है जो ये फंड फॉलो करेगा। Right. Well, listeners, you are tuned in to the phone-in edition of Market Mantra. And just to remind our phone numbers to our listeners, our phone numbers are 2331-4444, 2371-7106 and 2342-1050. And let's take our next caller. We have Subhash joining us from Ghaziabad in Uttar Pradesh. Good evening and welcome to Market Mantra. नमस्कार आपको। नमस्कार जी, अपना प्रश्न पूछिए। सर, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे म्यूचुअल फंड में हम लोग पैसा लगाते हैं तो क्या म्यूचुअल फंड वो जो इनकम होती है उस पर वो जिससे इनकम टैक्स लगेगा वो किस रेशे से लगेगा सर? क्या खाली उसी इनकम पर लगेगा जिसमें हमने प्रॉफिट किया है या फिर पीछे जो जमा किया उस पर भी लगेगा? यस धीरेन्द्र। म्यूचुअल फंड में जो टैक्स का नियम है वो बहुत ही आसान है।
आपका जो पैसा लगा हुआ है उस पे अगर कोई मुनाफा होता है तो उस पे ही आपको टैक्स देना होता है। अब कितना टैक्स देना होता है ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो इक्विटी फंड में पैसा लगा हुआ है या डेट फंड में लगा हुआ है। इक्विटी फंड में अगर आपका पैसा लगा हुआ है और 1 साल से कम में अगर आप बेच के आपको कुछ मुनाफा होता है तो आपको 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। अगर आप 1 साल से ज्यादा उसको होल्ड करते हैं तो उस पर 10% लगता है, लेकिन हर साल 1 लाख रुपए तक के मुनाफे को छूट भी मिलती है। अगर आपका केवल 1 लाख रुपए तक का मुनाफा हुआ है साल भर में तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। डेट फंड के लिए ये नियम अलग है। 3 साल के पहले अगर आप किसी डेट फंड में पैसा लगाते हैं और वहां जो आपको मुनाफा होगा वो उस मुनाफे को आपको आमदनी में जोड़ दिया जाता है और आप जिस स्लैब रेट में आज पढ़ते हैं उस हिसाब उसके आधार पे आपको टैक्स देना पड़ता है। 3 साल से ज्यादा के होल्डिंग पे इंडेक्सेशन के बाद आपको 20% कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है। जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से योगेश। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्कार धीरेन्द्र सर, होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर हमारा सवाल जी सर हमारा सवाल ये है कि हम म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो एक वर्ड अक्सर निकल के आता है विनर्स कर्स। तो ये विनर्स कर्स कैसे काम करता है सर? और दूसरा इसमें सवाल ये भी है कि जब भी हम कोई अच्छा फंड देख करके जब पैसा लगाते हैं तो AUM उसका बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा सुना ही पड़ता है, खासकर स्मॉल कैप फंड में। पर हम देख रहे हैं क्योंकि जो अच्छा फंड होगा तो ऑटोमेटिकली उसका AUM तो बढ़ जाएगा अपने आप। जैसे SBI स्मॉल कैप ज्यादा AUM के बाद भी अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो इससे कैसे इसको समझा जाए विनर्स कर्स को? यही विनर्स कर्स है। एक फंड की शुरुआत होती है, छोटा होता है और अच्छा करता है तो लोग और पैसा लगाते हैं। पैसा जब लगाते हैं इतना बड़ा हो जाता है कि वो फंड जो किया करता था वो उसके लिए कर पाना मुश्किल हो जाता है। यही विनर्स कर्स है। और जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो इस फंड के लिए आप स्मॉल कैप फंड में ही अगर आप देखें कि इस फंड हालांकि ये फंड अच्छा कर रहा है, बड़ा होने के बावजूद भी अच्छा कर रहा है, लेकिन बड़ा मुश्किल है एक स्मॉल कैप फंड का अच्छा करना जब उसमें बहुत ज्यादा पैसा हो जाए। क्योंकि अब मान लीजिए ये एक 5,000 करोड़ का फंड था और उस समय अगर फंड मैनेजर ने एक खास और स्मॉल कैप का यूनिवर्स जिसमें कि फंड मैनेजर कुछ ढूंढता है, सोचता है, विश्वास बनाता है, वैलिडेट करता है, उसके बाद लगाता है। क्योंकि हर स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो आप देखेंगे काफी अलग होता है, जिसके रिटर्न्स भी अलग होते हैं। तो उस ढूंढने का जो प्रीमियम है कि अगर एक 5,000 करोड़ के फंड में अगर 250 करोड़ रुपए 5,000 करोड़ के फंड में 250 करोड़ रुपए का अगर एक इन्वेस्टमेंट हो जो करीब 5% होगा और वो अगर 3 गुना 4 गुना हो जाए तो उस फंड पे असर पड़ेगा। यही 500 करोड़ रुपए का फंड, 500 करोड़ रुपए का 250 करोड़ रुपए का निवेश अगर एक 20,000 करोड़ के फंड में हो तो उसका असर काफी कम हो जाएगा। और इस तरह के 5,000 करोड़ के फंड में आपके लिए 5 आइडिया ढूंढना शायद आसान हो, और अगर 4 गुना बड़ा फंड हो जाए तो इस तरह के 20 आइडियाज को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यही विनर्स कर्स है और इसको ओवरकम कर पाना अधिकतर फंड के लिए बड़ा मुश्किल होता है। Right, let's go across to our next caller. We have Nirmal joining us from Odisha. Good evening and welcome to Market Mantra. Good evening. Sir, I had a couple of questions. One was regarding the expense ratio in the mutual funds. So basically, if we see the expense ratio is around 1% or 2%, depending how do they charge. But this 1% or 2% is out of the return that we get from the mutual fund, which, say for example, if we get 10%, then it turns out to be 10% of the expense ratio of what we earn out of our own money. Right. I need some explanation on. And the second question is, I would like to know the future of Axis Long-Term Equity ELSS fund. How good is it? Is it good to continue, or can you suggest any other tax-saver funds? Thank you, sir. Okay. The rules for expenses is pretty straightforward. You know, it is charged on all your money that is invested, whether the fund does well, and it is based on the worth of your all the investment net assets. And the general principle of charging expenses in a mutual fund as mandated by the regulator is that expenses come down as the fund gets bigger. And that's a broad principle. Besides that, the expense charge is different for the regular plan and the direct plan. The direct plan expense is normally
0.5% to 1% generally in the case of equity funds, and that brings about a very meaningful difference over a long period of time. So that is, it's charged on every day, and it's not charged on the return. It has nothing to do with return. Even if the fund company charges X percentage, and the worth of your investment go down in value by 50%, your 100 rupee or 100 crore fund depletes and becomes 50 crore, so they will be getting a money. They're getting their fee on 50 crore instead of 100 crore. It is so effectively, they're interested. This call is now being recorded. And second thing is, ELSS, Active Long-Term Equity Fund is having a bad time, but relatively marginally poor performance. And there are 3-4 other good funds which you can choose from. जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से आरिस दहिया। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। सर नमस्कार। नमस्कार सर, my question to Dhirendra ji is that Axis Blue Chip Fund has been doing very bad for last 2 years. When will it cross the benchmark performance? It is giving negative returns. What has gone wrong? Multiple things have gone wrong. One is some bad bets. Besides that, relatively conservative management and quality focus remains. But more importantly, there was a phase when the fund actually was heavily into cash, and that did not turn out to be a very good position, anticipating redemptions which did not happen. So I don't know when it will make a comeback, but yes, it has been a fun for a while now. Right, and before we take more calls, let's take a look at some of the other news items. Economic Affairs Secretary Ajay Seth has said that the G20 has helped the world navigate through multiple shocks and continues to provide guidance on global economic coordination. India intends to further build upon it to make it even more relevant, especially for the global south. He said India's G20 presidency serves an opportunity as well as a responsibility to encourage collective solutions and rebuild trust in multilateralism. Mr. Seth was addressing the second meeting of the Global Partnership for Financial Inclusion at Hyderabad today. He said India has always stood for a greater role of developing countries in determining our common future. जी, खबरें काफी उत्साहजनक भी मिल रही हैं और अभी and earlier, if you remember, we read out the FPI story. So very briefly, I want to discuss this with you. But before that, let's take a caller. We have Mohan joining us from Delhi. Good evening, Mohan, and put your question quick. मार्केट मंत्रा एंड धीरेन्द्र सर को नमस्कार। सर, मेरा सवाल है कि मेरा असेट एलोकेशन मिड कैप में 70%, लार्ज एंड मिड कैप में 20% एंड स्मॉल कैप में 10% है। इसके ऊपर में थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद सर। नहीं, एक अच्छा खासा एग्रेसिव पोर्टफोलियो, अगर अच्छे फंड में पैसा लगा हुआ है और जिसमें कि कंसिस्टेंटली वो अच्छा करता रहा है इंडेक्स की तुलना में, तो और आप ये सारे डिक्लाइनिंग या डाउन साइड वाला जो ड्रॉ डाउन वाला जो फेज आता है उसको आप ठीक तरीके से विथस्टैंड कर पाते हैं, तो अपना निवेश जारी रखिए और इससे बने रहिए। जी, आज वक्त इतना ही है। धीरेन्द्र, कार्यक्रम में शामिल होने और चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। And we'd also like to thank all our callers for their active participation in today's program. And before we close, a quick look at the top stories. Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal expresses confidence that merchandise and services exports would touch $750 billion this year. And foreign investors pump in more than 9,400 crore rupees in Indian capital markets in the first 3 days of this month. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra from the entire team. Thank you so much for joining us. Goodbye and have a pleasant evening. Market Mantra.